नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। मैं प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से लीला मैम, कक्षा 7 हिंदी द्वितीय सत्र पाठ 11 स्वार्थी दानव समझाऊंगी। उनके लेखक है। ये एक मूल हिंदी कहानी अनुवाद है। ऑस्कर वाल्ड की मूल कहानी का हिंदी अनुवाद है। मानवीय संवेदनाओं से युक्त व्यक्ति को समाज में सदा आदर के साथ स्मरण किया जाता है, सम्मान मिलता है, किंतु इसके विपरीत गुणों से युक्त व्यक्ति को प्रकृति भी नहीं अपनाती है। ऑस्कर वाइल्ड की इस कहानी में यह बताया गया है कि व्यक्ति घृणा, स्वार्थ, लालच आदि दुर्गुणों को अपनाकर समाज से अलग थलग होकर दानव तुल्य हो जाता है। जब दानव का हृदय परिवर्तित हो गया तो वह आदरणीय हो गया। अतः हमें कभी भी अपने गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। जो अपने गुणों का विकास करता है उसका समाज सम्मान करता है। एक बड़ा सा सुंदर बाग था। प्रतिदिन शाम को पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में जाते और खेला करते थे। उसमें कोमल हरी घास के गलीचे बिछे थे। घास के आसपास तारों के समान सुंदर फूल खिले हुए रहते थे। उस बाग में शपतालू के 12 पेड़ थे जो बसंत ऋतु में गुलाबी कलियों से लहलहा उठते और शरद ऋतु में फूलों से लज जाते थे। उन पेड़ों पर बैठकर पक्षी इतना सुंदर गान करते थे कि बच्चे भी अपना खेल छोड़कर उनके मुग्ध होकर उनसे सुनते थे। हम कितने सुखी थे हैं वे आपस में कहते हैं। यानी इतना हरियाली था उस बाग में कि पक्षी भी सुंदर गान गाते थे और बच्चे उसमें उस सुंदर गान में खो जाते थे। वह बाग एक दानव का था। वह दानव सुदूर देश में रहने वाले अपने एक मित्र के यहाँ गया हुआ था। यानी वो बाग एक दानव दैत्य का था और दैत्य अभी वहाँ नहीं था। वो अपने मित्र के वहाँ रहने गया। वहाँ पर 7 वर्षों तक रहने के बाद उसने अपने किले में लौट आने का निश्चय किया। वो दानव 7 साल तक अपने मित्र के घर रहा, फिर वापस अपने घर आने के लिए सोचा। यानी वो बाग में वापस आया तो उसने अपने बाग में बच्चों के झुंड को खेलते देखा। बच्चों को खेलते देखकर दानव बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाकर कठोर स्वर में कहा। बेचारे बच्चे डरकर भाग गए। उसने जोर से बोला कि बच्चे भी डर गए। दानव ने कहा, यह बाग मेरा है। सबको जान लेना चाहिए कि मेरे बगीचे में मेरे अलावा कोई दूसरा पेड़ भी नहीं रख सकता। उसने बाग के चारों ओर एक बड़ी दीवार बना दी और द्वार पर एक सूचना लगा दी, प्रवेश निषेध। तो उस दानव के आने के बाद उस दानव ने उस बगीचे के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार बना के उस पर सूचना लिख दी कि अंदर आना मना है। प्रवेश निषेध यानी अंदर आना मना है। वह एक स्वार्थी दानव था। वह दानव कौन सा था? स्वार्थी था। बेचारे बच्चों के लिए खेल की और जगह नहीं रही। वे सड़क पर ही खेलते रहे, पर सड़क पर धूल थी, नुकीले पत्थर थे, उन्हें वह जगह पसंद नहीं थी। पढ़ाई हो जाने के बाद वे बगीचे की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते और सुंदर बगीचे की तारीफ करते। हो हम कितने सुखी थे, वे आपस में कहते। यानी जब वो खेलने के बाद उस बगीचे के बाहर आते तब वो सब एक दूसरे उस बगीचे की तारीफ करते और एक दूसरे से बातें करते कि हम पहले खेलते तो कितने सुखी थे। बसंत का आगमन हुआ। सारा देश नन्ही नन्ही कलियों छोटे छोटे पक्षियों से सुशोभित हो उठा। उस स्वार्थी दानव के बगीचे में अभी तक शीतकाल ही बना हुआ था। यानी बसंत आ गया था। अब बसंत में नई नई कलियाँ खिलती है, छोटे छोटे पक्षी सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन स्वार्थी दानों का बगीचे में अभी तक भी शीत ऋतु ही बनी हुई थी।
उसकी बाग में पक्षी न बसेरा करते, न नाचते गाते, पौधे भी वह फलना फूलना भूल गए। यानी वहाँ पर जो पक्षी किलकिलाकर हंसते थे, गाते थे, वो सारा बंद हो गया और पौधे भी फलना फूलना भूल गए। यानी पौधे अपनी खुशबू फैलाना भी भूल गए। एक दिन एक सुंदर से फूल ने घास में से अपना मुंह दिखाया था, किंतु प्रवेश निषेध की सूचना को देकर उसे बच्चों के लिए इतना रंज हुआ कि वह उसी की धरती की गोद में समा गया। यानी एक दिन एक सुंदर से फूल ने उस घास में से अपना मुंह निकाल कर देखा तो बाहर प्रवेश निषेध सूचना देखी। अब तो उसने वो बच्चों के लिए बहुत ही दुख हुआ, बच्चों रंज यानी दुख हुआ, और वापस वो धरती की गोद में समा गया। यानी बाहर खिलते रहने के बजाय वापस छुप गया, फिर कभी बाहर नहीं आया। उस बाग पर किसी की मेहरबानी थी तो बर्फ़ और कोहरे की। यानी उस बाग में सिर्फ दिन भर बर्फ़ ही गिरता रहता था और कोहरा ही छाया रहता था। बसंत इस बाग को अछूता ही छोड़ गया है। उन्होंने कहा, चलो वर्ष भर हम इसके निर्वाह करेंगे। बर्फ़ ने अपने सफ़ेद चादर से बगीचे की हरियाली को ढक लिया, कोहरे ने बड़े वृक्षों पर सफ़ेदी चढ़ा दी। उन्होंने उत्तर की हवा को आमंत्रित किया और वह भी उनके साथ आकर रहने लगी। दिन रात ठंडी हवा के झोंके उस बगीचे में लहरें मारते। यह बड़े आनंद की जगह। उन्होंने आपस में कहा, यह तो ओले भी आ गए, तो अच्छा, ओले भी पड़ने लगे। प्रतिदिन 3 घंटे दानों के किले पर ओले बरसते और किले की छत टूटने लगी। बगीचा तो सारा तबाह हो गया। इस प्रकार बगीचे में एक शीत ऋतु ही छाई रहती थी। शीत ऋतु के साथ साथ उत्तर की ठंडी हवा भी बहने लगी और वहाँ ओले भी गिरने लगे और बगीचा पूरा तहस नहस हो गया। इस तरह वो हंसता खेलता बगीचा भी पूरा बर्बाद होने लगा। और पार्ट 2 बाद में इसके आगे समझाएंगे। थैंक यू।